जगन्नाथ। मैं अभी भुवनेश्वर में हूँ, अपने प्रिय मित्र अमिताभ ठाकुर के घर पे आई और उनके पिताजी से मैं मिलके इतना प्रभावित हुई हूँ कि चलिए मैं उनसे आपसे मिलवाती हूँ, उन्हीं के जुबान से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं शालिनी से मिलके बहुत खुश हुआ क्योंकि ये हमारे फैमिली से जुड़े हुए हैं और मैं अपना शालिनी के जैसा कहा मैं अपना परिचय आपको दूं। मेरा नाम तंत्र नारायण ठाकुर है। मैं दरभंगा जिला के एक गांव से आता हूं। पढ़ने में अच्छा था, इसलिए जहां तहां एडमिशन अच्छी जगह पर होता गया। जो बोल रहे हैं अच्छा था, अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा था कि अंकल को 8th स्टैंडर्ड से स्कॉलरशिप मिल रहा था, है कि ना अंकल? पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट थे कि आप उस टाइम के 19 कौन सा ईयर था अंकल जब आपको स्कॉलरशिप मिल रहा था? 1959 से स्कॉलरशिप 1959 से स्कॉलरशिप मिल रहा था। तो मतलब अंकल को पता था बचपन से कितने टैलेंटेड है। फिर अंकल तो मैं 1959 से स्कॉलरशिप मिला या 4 साल हाई स्कूल में भी मुझे स्कॉलरशिप मिला। इसके बाद फिर 6 साल नेशनल स्कॉलरशिप मिला जब मैं कॉलेज में था। और मेरा हमेशा से एक मन में था कि हम पब्लिक सर्विस की तरफ जाएं और मैं इसलिए मुझे गवर्नमेंट शासकीय सेवा में जाने का बहुत मन था। तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने के बाद 1 साल लेक्चरर रहा। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन दिया और क्लास 1 में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं दिल्ली ज्वाइन किया। वहाँ जाने के बाद मेरा लगा कि टेक्निकल सर्विस के जो लोग होते हैं वो अच्छी सेवा करते हैं, उनकी ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे फील्ड में काम करना है और मुझे इससे हट के कुछ करना है। तो मैंने सिविल सर्विसेज का परीक्षा दिया और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ज्वाइन किया 1973 में। फिर मैं 2-3 राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काम करने के बाद मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में मैं हेडक्वार्टर्स में CAG ऑफिस में आया। वहाँ पर भी मैंने हमेशा लीक से हट के कुछ काम किया। मेरा ये था कि इनोवेटिव होना चाहिए। लोग तो काम करते ही हैं, सब करते ही हैं, अलग हट के करना, मुझे कुछ अलग हट के करना है। तो जहाँ भी रहा मैं रूटीन चीज़ों में, जो अब अकाउंट्स मेंटेन कैसे होगा उसमें भी मैं कुछ बोल देता था, ऑडिट कैसे करना है उसमें कुछ हट के करो। फिर मैं CAG ऑफिस में गया तो वहाँ हमने कुछ नए ऑडिट के टेक्निक्स को चर्चा की। फिर हुआ कि तुम इस पर बनाओ, पेपर बनाओ। फिर हमने पेपर बनाया। फिर हमने कहा कि नहीं, एक मैगजीन स्टार्ट करते हैं क्योंकि उस मैगजीन में भी डिस्कशन होना चाहिए कि भाई कि हम कैसे काम करें, क्या करें। तो मैंने CAG ऑफिस में एक जर्नल स्टार्ट करवा दिया। वो जर्नल, जब CAG के पास जर्नल गया, कुछ जर्नल को रजिस्टर करना था कि भाई इसके एडिटर कौन होंगे, इसके पब्लिशर कौन होंगे, उसके क्या कौन होंगे। तो CAG ने लिख दिया ओनर CAG, एडिटर, पब्लिशर, प्रिंटर, एवरीथिंग टी.एन. ठाकुर। तो जर्नल शुरू हो गई उस यंग एज में। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ 1983 की। तो उस समय जर्नल शुरू हो गई। अभी तक वो जर्नल चल रही है, CAG ऑफिस चला रहे हैं उसको। उसके बाद वहाँ CAG ऑफिस में भी मैंने कुछ इनोवेटिव वर्क जैसे मैंने कहा किया। फिर मैंने कहा कि नहीं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। फिर मैंने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वहाँ किया CAG ऑफिस में। और ऑफकोर्स इसमें मैं अपने सीनियर्स का, हमारे डिप्टी CAG सब लोग हमें सपोर्ट करते थे और उनके आदेश से ही होता था। मैं तो अपना विचार उनके सामने रखता था, जो उनके आदेश के मुताबिक होता था। अब ये सब होता रहा। तभी क्या हुआ कि 1985 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने और उनको भी लगा कि सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म होना चाहिए और सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग ठीक से होनी चाहिए, उसमें कुछ रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तो उन्होंने शुरू किया। अब उनको एक यंग ऑफिसर चाहिए था जो इसको थोड़ा पायलट कर सके और उसमें तहकीकात शुरू हुई। और सेक्रेटरी पर्सनल जो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे, वो CAG के पास आगे कि मुझे ये ऑफिसर चाहिए। मैं जाना नहीं चाहता था उस समय, क्योंकि मैं CAG के साथ बड़ा अच्छा मेरा चल रहा था। T.N. चतुर्वेदी CAG थे, मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा से हम काम कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि सर अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे मिनिस्ट्री में। तो उन्होंने फिर वो क्या कि आप इनको कैसे क्या करो, आप मेरे कमरे में आके बैठ के आपको ये ऑफिसर चाहिए। फिर मैं चला गया डिप्टी सेक्रेटरी होकर वहाँ भी मैंने काफ़ी कुछ काम किया और हमारे सीनियर्स थे उनके डायरेक्शन में। तो चिदम्बरम जी बने मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और फिर मैं वहाँ था। उसी समय में बिहार के एक बहुत वर्चस्व नेता और बहुत सुलझे हुए इंसान भगवत झा आजाद, जो काफ़ी ईमानदार और
स्टेट फॉरवर्ड माने जाते थे, उनको राजीव जी ने कहा कि आप बिहार के चीफ मिनिस्टर बन के जाएँ और उसको वहाँ कुछ उसको ठीक करने की कोशिश करें। और जैसे उनको राजीव जी ने कहा, उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम मेरे साथ सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर बन के चलो, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जिस पर मैं पूरा विश्वास कर सकूँ। फिर जो बन सका मुझसे, मैंने उनको सपोर्ट किया, मैंने वहाँ भी जो काम किया हुआ। और जब भागवत जी हट गए चीफ मिनिस्टर से, तो मैं वहाँ रहना नहीं चाहा। हालांकि उनके जो सक्सेसर थे उन्होंने बहुत मुझसे कहा रहने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे दिल्ली वापस जाना है बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए मुझे दिल्ली वापस जाना है। तो फिर मैंने CAG को फ़ोन किया, CAG ने कहा तुम यहाँ आ जाओ मेरे साथ काम करो। फिर मैं CAG के साथ असिस्टेंट CAG बन गया। तो उसके बाद फिर मुझे साइंटिफिक डिपार्टमेंट के ऑडिट का हेड बना दिया CAG ने। मतलब आप बचपन से ही प्रोग्रेस कर ही रहे। उसके बाद CAG ने मुझे साइंटिफिक डिपार्टमेंट का ऑडिट का हेड बना दिया। और उसमें साइंटिस्ट लोगों के डिपार्टमेंट का हम ऑडिट करते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे। फिर भी वो मुझे इतना पसंद करने लगे कि उन्होंने मुझे इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस में जयपुर में 94 में प्रेजेंटेशन करने को कहा, इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस। और उन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस में, और मुझे प्रेजेंटेशन का टॉपिक था पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर मैं वहाँ भी प्रेजेंटेशन भी किया। फिर उन लोगों ने मेरे प्रेजेंटेशन सुनने के बाद कहा तुम आप इस पर किताब लिखिए, बहुत अच्छा इस पर तुम किताब भी लिखे क्या? किताब नहीं लिखे। मुझे अब उस बात का थोड़ा सा आपको अफसोस है कि लिख देना चाहिए था उस समय में। तो अंकल एक पॉज दे रहे हैं, तो आपको अफसोस जो है उस चीज को आप अभी भी लिख सकते हैं, लेट तो नहीं है? नहीं, अभी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं उसकी तरफ मैं केवल उसी पर नहीं लिखना चाहता हूँ। अब मैं एक जनरल एक जनरल आप अपने ऊपर एक क्या बोलते हैं उसको, अपने मेमोयर्स के बारे में मैं अपने स्मरण जो मेरा है उस पर कुछ लिखना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, भगवान की इच्छा। हम तो मानते हैं कि सब कुछ भगवान करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो देखिए इच्छा भी शायद आपका पूरा हो जाए भगवान की कृपा। आप सभी को जान के बहुत ही खुशी होगा कि जब हमारे कंट्री में पावर मार्केट जब लॉन्च हुआ था, वो अंकल से ही स्टार्ट हुआ था। और अंकल इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरा पावर सेक्टर में जाना एक तरह से उसको बोले एक्सीडेंट था कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी में पोस्टिंग हो रही थी, हमसे कहा गया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जाने के लिए, क्योंकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की हालत बहुत ख़राब थी और बंद होने के कगार पर था। मैं वहाँ गया और मेरे वैसे भगवान की कृपा से वो कंपनी मेरे जाने के बाद बहुत अच्छी कंपनी हो गई। जब मैं वहाँ था उसी समय में एक प्रश्न मेरे सामने रखा गया, और लोगों के सामने भी रखा गया, मेरे सामने भी रखा गया कि हिंदुस्तान में पावर प्रोजेक्ट्स लाना है बहुत, और बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना है, तो उसमें बिना गवर्नमेंट के गारंटी का कैसे हो सकता है पावर प्रोजेक्ट, कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। तो मैंने कहा पावर मार्केट बनाइए। उस पर काफ़ी चर्चा चली, बहुत लोगों ने चर्चा की। उसके बाद मुझसे कहा गया कि आपने शुरू किया था, बस पावर मार्केट बनाइए। फिर पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, और किसी को भरोसा नहीं था उस समय में कि ये कंपनी हो, ये मार्केट बनेगा या ट्रेडिंग होगा पावर का, या कंपनी चलेगी। तो इवन प्राइम मिनिस्टर भी नहीं अप्रूव करने से हिचक रहे थे। तो उस समय फिर मुझे कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिलिए। फिर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या ये हो सकता है? तो मैंने कहा कि सर वो आप आदेश देंगे तो प्रयास किया जाएगा, आप करेंगे? तो मैंने कहा कि सर आप आदेश देंगे तो करेंगे, तो ठीक है करिए। तो मैंने कहा सर बिना आपके सपोर्ट के और ब्लेसिंग्स का नहीं होगा, रहेगा। फिर हमने स्टार्ट किया, लेकिन हम प्रोसेस थे, हमने 6 करोड़ की कंपनी बनाई है सर, सरकार से उस समय केवल 6 करोड़ लिया, कंपनी स्टार्ट की। और उसके बाद हमने ये भी कहा कि सरकार से और पैसा लेना अभी ठीक नहीं है। बाद में फिर उसको लेकिन गैर सरकारी कंपनी बनाएगी, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। और उसके बाद हमने कहा कि अब ट्रेडिंग करेंगे। खैर, जैसा मैंने कहा कि शंकाएँ बहुत थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर भी इन सबों के बावजूद हमने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया जून 2001 में। और ऐसा रहा भगवान की कृपा से कि जून 2001 से लेकर मार्च 2002 उस फाइनेंशियल ईयर में एक 6 करोड़ कंपनी का टर्नओवर 426 करोड़ हुआ।
और हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब देने के बाद हमारा प्रॉफिट 8 करोड़ हुआ और हमने डिविडेंड भी दे दिया पहले साल में। तो उसके बाद से तो सब लोगों को यकीन हो गया कि अब ये हो जाएगा, फिर तो लोग सपोर्ट करने लगे। मैं जरूर कहूँगा इस बात को कि जो पहले शंका कर रहे थे, जो पहले कह रहे थे नहीं होगा वो उसके बाद से काफ़ी सपोर्ट भी हमको किया, मार्केट से पैसा आना शुरू हो गया, फिर हमने प्रोजेक्ट्स भी लगवाया, पावर परचेज एग्रीमेंट्स भी साइन हुए, और उसके बाद वो कंपनी मैं 12 साल रहा, और 12 साल के बाद जब मैं कंपनी छोड़ रहा था उस समय में उस कंपनी का एनुअल सेल्स टर्नओवर 9,500 करोड़ हो गया, और 6 करोड़ की कंपनी का अपना नेट वर्थ 2400 करोड़ हुआ, और हम 2 और कंपनी उसके अंदर बनाए थे, सब मिला के 3600 करोड़ हुआ। 6 करोड़ से 3600 करोड़। तो उसके बाद अच्छा, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो ऐसा एक्सपेरिमेंट था ये पावर मार्केट का, उसके बाद हमने भूटान नेपाल से भी पावर ट्रेडिंग किया, तो एक साउथ एशिया में पावर मार्केट बन गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि 2-3 साल के बाद, मेरे रिटायर्ड होने 2-3 साल के बाद, मुझे एक ब्रिटिश लेडी ने कहा कि वो ऐसा कुछ करना चाहती थी यहाँ अफ्रीका में। हमसे कहा कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं वैसा ही कुछ, मतलब आप देश से विदेश तक पहुँच रहे हैं, वैसा कुछ मैं करना चाहती हूँ अफ्रीका में, आप मुझे सपोर्ट करिए। मैंने कहा सपोर्ट करूँगा कि मुझे क्योंकि सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग आपका और क्या हुआ था, तो मैंने करूँगा। और देखिए भगवान की कृपा से मैं कहूँगा फिर कि वो चल पड़ा। उस कंपनी के जो होल्डिंग कंपनी का मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, लंदन में होल्डिंग कंपनी है, मैं पिछले कई सालों से उस कंपनी के होल्डिंग कंपनी के मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, और उस लेडी को सपोर्ट करता रहता हूँ इसको आगे बढ़ाने के लिए। कंपनी चल पड़ी है, साउथ अफ्रीका में भी, ये साउथ वेस्ट अफ्रीका में ट्रेडिंग शुरू हो गई पावर की, और वो PPA भी साइन करना शुरू कर दिया है। तो ये अंकल आज आपका रिटायरमेंट का पूरा 12 साल हो गया है, तो अब इस 12 साल में आप अब बहुत मिस किए होंगे उस पार्ट को जब आप बहुत बिजी रहा करते, तो उस रिटायरमेंट को आप कैसे लिए इस चीज़ को आप? जैसे मैंने कहा कि मेरे अनुभव के कारण हमारे पास देश विदेश से बहुत ऑफर्स आने लगे कंसल्टेंसी का और हेल्प करने का, और मैंने उसमें काफ़ी कुछ किया भी, तो काफ़ी व्यस्त रहे। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कंसल्टेंसी तो एक बात है, हमेशा आदमी को ये सोचना चाहिए जब भी आप हैं किसी पद पर हैं, कहीं भी हैं, तो आप उस पद से हटकर भी कुछ हैं, और उस पद से हटकर जो आप हैं वो आपका एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी का अंग होता है। उसको अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे, या अब रिटायर हो जाने के बाद भी उसको ध्यान में लाएंगे कि क्या मैं केवल वही था, नहीं मैं केवल वही नहीं था, मैं उससे हटके भी बहुत कुछ था, तो फिर आपको आगे आप खुशी से रहेंगे। हमेशा देखिए रिटायरमेंट तो एक एज मात्र है, और मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं ओल्ड हो रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैंने कहा आई एम यंग एट 75 ईयर्स। मैंने अपने एक जान पहचान के आदमी का, उसका 85th बर्थडे हो रहा था अबाउट 8-9 years ago, आई डोंट नो वेदर ही इज स्टिल देयर बिकॉज़ आई एम आउट ऑफ दैट। तो उनको मैंने कहा हियर कम्स द यंग मैन एट 85 years, 85 year young man, here comes the 85 year young man. Well, he was very happy because he was young at heart and he was very active. So what I'm trying to say is that if you analyze your personality, you will find there's something in you which you can keep taking forward and not worry about the rest of the things. Most of the people, उसका क्या होता है मैं बताऊँ रिटायरमेंट के बाद, अब हम ये कर लिया, हमने ये किया, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे आपने किया, दैट वाज एक पार्ट ऑफ योर जॉब, आपने किया, वो हो गया, और वो हर टाइम एक ही टाइम तो नहीं रहेगा, वो गया, अब आप करिए कुछ। अरे नहीं कुछ, तो हर एक आदमी के जीवन में कुछ अनुभव होता है जिसको आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहेंगे। आप बातचीत में या लिख के उसको शेयर करने की कोशिश करें, आप अपने को मेंटली और फिजिकली व्यस्त रखें, और कुछ नहीं। मैं कहता हूँ और चलिए ये सब भी नहीं करना चाहते हैं, आपके घर परिवार होगा, उसमें आपके अपने बच्चे होंगे जो उनका भी एज ज़्यादा हो गया होगा, फिर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, आप उनके साथ हंसिए, खेलिए, बैठिए, और हमेशा कोशिश करिए कि किसी भी चीज़ को लाइटली लेने की, लाइटली लेने, बैगेज लेके नहीं चलना। तो जैसा कि अंकल की तरफ से जो संदेश आया है, अंकल आप क्या जो संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप नेचुरल सेल्फ रहिए, जो है आप हैं,
बनावटीपन बिल्कुल नहीं रखिए, खुश रहिए, सबके साथ मिलजुल के रहिए। आपका परिवार है, आपका घर है, और उसमें सबों के साथ हंसी खुशी से रहिए, और कोई हैंगअप्स नहीं, कोई नहीं कि ऐसा होना चाहिए सर, और बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं। अरे सब भगवान का दिया हुआ है, सब चलता रहेगा। क्या हमारे बच्चे भी तो भगवान के दिए हुए हैं, हमारे साथ है, कृपा है भगवान की। हम बस ये सोच के रहिए, कोई चिंता की बात कभी नहीं करिए। आप देखिए कितने अंकल इस उम्र में 75 में कितनी पॉजिटिव हैं। तो प्लीज़ अपना सोच को आप देखिए और सोच को बदलिए, नहीं तो सोच को ठीक ही जैसे भी हो आप खुश होकर ज़िंदगी निकालिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकल, आप अपना कीमती समय हमें को दिया। इट वाज माय प्लेजर। थैंक यू। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।